इतना मुश्किल क्यों है इन डेली वेजेस को अगर पक्का करना है या कोई पॉलिसी बनानी है, एसपीओज़ के लिए अगर कोई पॉलिसी बनानी है, एनएचएम वालों के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, होम गार्ड्स के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, इतना मुश्किल क्यों है? किसी ने कभी प्रयास ही नहीं किया। किसी को चिंता ही नहीं है, सबको इलेक्शन की चिंता है, हमें वोट दो। जब मैं मंत्री बना तो मैंने उससे पहले ये कभी नहीं कहा था कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो हैं एसएससी में जो है इनको मैं पक्का करूंगा। हिंदुस्तान में किसी रियासत में आज तक नहीं हुए हैं एसएससी के टीचर्स। जी। बाकी 28 रियासतों में अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने उनको पक्का किया और स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अड़ंगे डालती है हमेशा अक्सर। और जब मैं करने लगा था उस वक्त भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो कमीशनर्स थे हमारे, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा था मुझे बताइए कि कौन से कानून में लिखा है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगे हुए लोग पक्के नहीं हो सकते। वो कहने लगे जी बाकी देख लीजिए आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा अगर आज तक नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि हर्षदेव भी वैसा ही मिनिस्टर है जैसे आज तक होते रहे हैं। मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने नोट नहीं लिखा, उन्होंने नोट लिखने से इनकार कर दिया कि ये बाद में कोई बवाल खड़ा हो सकता है। मैंने कहा मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। हर्ष जी, हफ्ते में 2-3 बार आपके प्रोटेस्ट हुआ करते थे जम्मू व कश्मीर के हितों के लिए, वो प्रोटेस्ट कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखिए आजकल हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और दूर दराज के गाँव में ख़ास तौर पर हमारा ये फोकस रहता है कि वहाँ जाएं और उनकी जो परेशानियां हैं उनको देखें, उनकी जो समस्याएं हैं उनको उभारने की कोशिश करें और उनको मुतल्लिका अधिकारियों तक पहुँचाएं और मीडिया के माध्यम से उनको उजागर कर सकें। और आज की तारीख में ये ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है, क्योंकि जो बाकी सियासतदान हैं वो तो उछल कूद मचाए हुए हैं। कोई किसी पार्टी में छलांग लगा रहा है, कोई कहता है मैं इसमें चला गया, उसमें चला गया, उसमें चला गया। और लोग जो हैं आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मायूस हैं, निराश हैं, क्योंकि उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं रहा है। जो ऑफिसर हजरात हैं वो उनकी बात सुनते नहीं हैं। और इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है तो बाहर से जो ब्यूरोक्रेट्स लाए हैं, जो कोई गुजरात से अफसर लाए हैं, कोई वेस्ट जो दिल्ली से लाए हुए हैं, कोई कहीं से लाए हुए हैं, तो वो ना लोगों की समस्याओं को समझ पा रहे हैं, ना उनके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के बीच में जो है वो हाज़िरी दी जाए और उनके जो मुतालबे हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, सड़कों के हैं, स्कूलों के हैं, अस्पतालों के हैं, उनको उभारा जाए। और बहुत दिक्कतें लोगों को आज की तारीख में आ रही हैं, ख़ास तौर पर बिजली और पानी की। उनको जाकर वहाँ मिलना बहुत लाजमी है। और जिस जिस गांव की, जिस इलाके की परेशानी होती है उसको हम नोट करके कोशिश करते हैं कि उन अधिकारियों तक पहुंचा सकें और उनके ऊपर कोई ना कोई अमल दरामद हो सके और लोगों को उन परेशानियों से निजात मिल सके। हर्ष जी, पैंथर पार्टी का हिस्सा है या नहीं? देखिए अभी मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोग जो कहेंगे मुझे वही मैं करूँगा। जैसा लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। मैंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है। इस वक्त मैं सिर्फ लोगों की आवाज़ बन रहा हूँ, उनके मुद्दों को उभार रहा हूँ, उनकी परेशानियों को उजागर कर रहा हूँ, गरीब की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। गरीब का दर्द मेरा दर्द है, मैं ये महसूस करता हूँ। किसान का दर्द, जो हमारे दलित समाज से लोग रखते हैं, जो अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं, शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। और बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो हमने गांव में देखी हैं और उनका समाधान हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लोग फ़ैसला करेंगे कि मुझे किस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, इस यहाँ से लड़ना है या नया प्लेटफॉर्म बनाना है या किसी दूसरी पार्टी में जाना है। बहुत सारी पार्टीज़ के मुझे ऑफ़र्स भी हैं, मैं भी ये आपको भी बताना चाहूँगा। लेकिन मैंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लोग ही जो हैं वो सर्वोपरि हैं और ये फ़ैसला मुझे अपने लोगों पर छोड़ना चाहिए। ख़ास तौर पर उस स्थिति में जबकि लोग ये मेरे साथ खड़े रहे, हालात कोई भी रहे हों, मेरे साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ जिन्होंने निभाया है। मैं जब जीत नहीं सका तब भी ये लोग मेरे साथ रहे।
कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। और मेरी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि मैं कोई भी फ़ैसला लेने से पहले इनसे सलाह मशवरा करूं और इनके मुताबिक मैं चलूं। हर जी, ये जितने भी ऑफर्स आ रहे हैं इनमें से भाजपा से भी ऑफर आ रहा है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि आप आइए हमारे साथ चलिए और हम मिलकर जो है वो चलेंगे। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी फ़ैसला इस संदर्भ में नहीं किया है। सर, अगर लोग चाहेंगे कि आप भाजपा में जाएं तो क्या आप, जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी जी पीडीपी छोड़ के भाजपा में गए, क्या आप भी उस तरह से फैसला लेंगे? नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा कि लोग चाहेंगे। लोग क्या चाहते हैं पहले मैं वो देखूंगा, फिर उनकी सलाह होगी, मशवरा होगा और चर्चा की जाएगी इसके ऊपर। हर एक चीज़ को देखा जाएगा। और मैं जहाँ भी खड़ा हूँ सबसे बड़ी मेरा ये कंसर्न है कि वहाँ मुझे इजाज़त होनी चाहिए लोगों की बात करने की, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जब मैं गरीब की बात करने लगूं तो पार्टी ये कहे कि हम इस संदर्भ में पार्टी की तरफ से हमारा नज़रिया अलग है और ये मुद्दे के ऊपर आप बात नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे हर हाल में गरीब के लिए लड़ना है, मज़दूर के लिए लड़ना है, दलित के लिए लड़ना है, अनुसूचित जनजाति के लिए लड़ना है, किसान के लिए लड़ना है, युवाओं के लिए लड़ना है। इनको इंसाफ देने के लिए मैं हमेशा जद्दोजहद करता रहूँगा और करता रहा हूँ। और अगर कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाने की कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करे, वहाँ मैं नहीं ठहर सकता हूँ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ लेकर चलती हैं कि हमें ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, लेकिन गरीबों के मुद्दे के ऊपर कोई भी समझौता हर्ष देव करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सियासत लोक सेवा के लिए की है और आज का सियासतदान ज़्यादातर ये इसलिए सियासत में आ रहा है कि उसको अपना मुफाद कहाँ हल होता है और उसको लगता है जबकि एक पार्टी में नहीं हो रहा है तो वो झट से छलांग लगाता है, बगैर किसी से सलाह मशवरा किए हुए, बगैर किसी के पूछे हुए, और एकदम से दूसरी पार्टी में चला जाता है जहां उसको ज़्यादा हरा नज़र आता है। तो ये जो है, ये मौकाप्रस्त सियासत जो है, ये मुझे लगता है कि इन लोगों को ही जो है वो सूट करती होगी। मैं लोगों की खातिर आया हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट मेरे लिए जो है वो सर्वोपरि है और लोगों की भलाई जो जहाँ जिस प्लेटफार्म के ऊपर ना हो सके वो मेरे लिए हर तरीके से वर्जित है। हर्ष जी, एक तस्वीर आपकी और मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उस तस्वीर से क्या निकलता है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और वहाँ दिल्ली में वो तालीम के मंत्री हैं और मैं भी तालीम का मंत्री रहा हूँ। उनसे मेरा पहले से ही तारुफ़ रहा है और मैं उनसे मिलता रहा हूँ और मुझे ये मालूम नहीं है कि इस बार मिलने वाला जो तस्वीर है उसको इतना ज़्यादा वायरल क्यों किया गया और क्या इसमें से कोई मतलब निकालने की कोशिश की गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरी पार्टीज़ है, एनसी में भी बहुत सारे हैं, पीडीपी में हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक पर्सनल रिलेशन जो है वो अपनी जगह होता है, तो उसमें से कुछ ज़्यादा उसमें से कोई निकालने की कोशिश करना, मतलब निकालने की कोशिश करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब होगा। हर्ष जी, बहुत सारे लोग हैं अब वो ये भी कह रहे हैं कि हर्ष जी जो हैं वो फ़िल्टर में पास नहीं हुए। मुझे पता नहीं है कौन सा फ़िल्टर है और कौन सा फेल पास होता है इसमें, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे अभी भी ऑफ़र्स जो है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हैं और मैंने अभी तक ये फ़ैसला नहीं लिया है। जिस दिन लोगों के साथ पूरी मैं राय ले लूँगा उसके बाद बैठ के एक फ़ैसला जो है अब हम करेंगे। हर्ष जी, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी लेकर के लोगों के बीच में जाएं? अगर लोग कहेंगे तो। जैसे मैंने आपसे कहा है कि लोग जो हैं वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं। सियासत में लोगों के लिए आया हूँ और उनसे सलाह मशवरा करके ही जो है फाइनल डिसीजन जो होगा वो लिया जाएगा। अंतिम फैसला वो उनके साथ बैठ के लिया जाएगा। मैं वो नहीं हूँ कि रात को सपना आया और सुबह उठे
और 7:48 पर जैसे एक हमारे पार्टी के रहे हैं, तो सुबह 7:48 पर उन्होंने रात को ठीक ठाक सोए थे, सुबह उठ के कह दिया मैंने पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद फिर एक दिन के बाद कि मैंने ये फ़लाँ पार्टी जो है वो ज्वाइन कर दी। लोगों के साथ मिलकर, और उनकी राय जो है वो बहुत लाजमी है। हर्ष जी, अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी, जिस तरह से केजरीवाल जी हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स थे वो, उन्होंने अपना रिज़ाइन दे करके जो है आम आदमी पार्टी खड़ी की। क्या आप उनको लीडर मानते हैं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, या जिस तरह से आप इतने पुरानी परख रखते हैं, आप उनको लीडर मानते हैं? देखिए, इस वक्त किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करने के लोगों की भलाई हो, और जब हमें मौका मिला तो हमने भी किया। और उस वक़्त ये कहा गया था कि जब मैं मंत्री रहा 3 साल का जो मेरा कार्यकाल था, उस वक़्त हिंदुस्तान में चर्चा हुई कि जितना काम हर्षदेव ने किया है उतना किसी मंत्री ने हिंदुस्तान में नहीं किया है। ये मैंने नहीं कहा, उस वक़्त के जो HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे उन्होंने कहा था ये, कि बहुत काम किया, और बाकियों को उन्होंने कहा था कि इनकी तर्ज पर काम कीजिए। एक सेटिस्फेक्शन अपने आप में होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। हर्ष जी, इतना मुश्किल क्यों है इन डेली वेजेस को अगर पक्का करना है, या कोई पॉलिसी बनानी है, SPOs के लिए अगर कोई पॉलिसी बनानी है, NHM वालों के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, होम गार्ड्स के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, इतना मुश्किल क्यों है? किसी ने कभी प्रयास ही नहीं किया, किसी को चिंता ही नहीं है, सबको इलेक्शन की चिंता है, हमें वोट दो। जब मैं मंत्री बना तो मैंने उससे पहले ये कभी नहीं कहा था कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो हैं SSA में जो है इनको मैं पक्का करूँगा। हिंदुस्तान में किसी रियासत में आज तक नहीं हुए हैं SSA के टीचर्स। जी। बाकी 28 रियासतों में अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने उनको पक्का किया, और स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अड़ंगे डालती है हमेशा, अक्सर। और जब मैं करने लगा था उस वक्त भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो कमिश्नर्स थे हमारे, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है। जी। तो मैंने कहा था मुझे बताइए कि कौन से कानून में लिखा है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगे हुए लोग पक्के नहीं हो सकते। वो कहने लगे जी बाकी देख लीजिए, आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा अगर आज तक नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि हर्षदेव भी वैसा ही मिनिस्टर है जैसे आज तक होते रहे हैं। जी। मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने नोट नहीं लिखा, उन्होंने नोट लिखने से इनकार कर दिया कि ये बाद में कोई बवाल खड़ा हो सकता है। मैंने कहा मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैंने खुद नोट बनाया और उसको अप्रूव किया। मैंने कहा इशू ऑर्डर्स नाउ, क्योंकि सरकार मैं हूँ, जिस मंत्रालय को मैं चलाता हूँ। बिल्कुल। और मैंने किया, और मिसाल पूरे हिंदुस्तान में गई कि एक मिनिस्टर ने स्टैंड लिया है और उन लोगों को पक्का किया है। आज तक कोई नहीं कर पाया। और इसी तरीके से जो बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, देखिए NHM भी 20-22 सालों से चल रही है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है बिल्कुल। उसमें कोई पक्का नहीं हुआ, कहीं भी पक्का नहीं हुआ। मनरेगा है, वो भी सेंट्रल, उसमें भी कोई पक्का नहीं कर सका। डेली वेजरों को बड़े बड़े इन्होंने वादे तो किए लेकिन पक्का नहीं कर पाए। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये मंत्री बनते हैं अपने लिए, MLA बनते हैं अपने लिए। ज़रा लोगों के लिए भी खड़े होके दिखाओ ना कभी, फिर लोग भी आपके ऊपर भरोसा करेंगे। हर पार्टी इनको किसी न किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करती है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको। अरे भाई, जिसने पक्का करके दिखाया था, जिसको मौका मिला, जिसने पक्का करके दिखाया वही आपको पक्का करके दिखा सकता है आने वाले वक्त में। इसलिए एक ज़िम्मेदारी बनती है इन लोगों के ऊपर भी कि ये जब फैसला करते हैं तो ठीक फैसला करें, ठीक रास्ता चुनें। हर्ष जी, एक RTI आपने कुछ दिन पहले लगाई थी, जिससे आपने ये जानकारी चाही थी कि किस मंत्री के, पूर्व मंत्री के या किस पूर्व MLA के जो हैं बिजली के बिल कितने बकाया हैं। एक RTI इस पे क्यों नहीं आप लगाते हैं कि 2-2, 3-3 साल जिन्होंने जो रहे हैं मंत्री, MLA रहे हैं, तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गई हैं करोड़ों के हिसाब से, जो आपके पास इतने, आप भी इतने पुराने मंत्री रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों के पास कहाँ से आई? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न किया है, और
ऐसे लोगों के बारे में सबको जानकारी भी है। आरटीआई लगाने की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता भी है, और आरटीआई लगाएंगे भी तो आजकल ये जवाब नहीं देते हैं। आपने देखा है आरटीआई बहुत मुश्किल से और डंडे और लाठी के जोर पे मैं ये जवाब निकलवाता हूँ, जब भी निकलवाता हूँ तो, और पूरा प्रशासन इन लोगों से मिला हुआ है। और जब 98% ये लोग करप्ट हैं तो फिर एक दूसरे का बचाव तो ये करेंगे ही। लेकिन सबको मालूम है इस वक्त कि आज का जो एमएलए है, मंत्री लोग हैं, इन्होंने कितनी सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े किए हैं। फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर इन लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं। जेडीए लैंड्स के ऊपर इन लोगों ने कब्ज़े करके अपने जो है हवेलियां बनाई हुई हैं। और गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स इन लोगों ने लगाए हुए हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर लगाए हुए हैं। फॉरेस्ट एरियाज़ में बंगले बनाए हुए हैं। ग्रीन जोन्स में इन लोगों ने अपनी हवेलियां बनाई हुई हैं। और जो हार्ड मिक्स प्लांट इन सियासतदानों ने लगाए हुए हैं। ईंटों के भट्ठे इन लोगों ने लगाए हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर ऐसे ऐसे गैर कानूनी धंधे रखे हुए हैं जो किसी भी कीमत पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन उनको पूछेगा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा 98% लोग जो है ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अकेला हर्षदेव कितना लड़ेगा मुझे बताइए, लेकिन आज भी मैं लड़ रहा हूँ। इनको मैं एक्सपोज करूँगा, इनको मैं पूरे तरीके से बेनकाब करूँगा। कुछ लोगों को मैंने कल भी ये कहा था कि इन लोगों ने गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले, ख़ास तौर पर जहाँ जुल्म होता है वहाँ मुझे मेरा जो है खून उबलता है। गरीब आदमी के पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, और जिन लोगों को एमएलए बनाया था, जिनको मिनिस्टर बनाया, वो लोग बड़े बड़े बंगले अलग अलग जगहों के ऊपर बनाते हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर बनाते हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर बनाते हैं, ग्रीन जोन्स में बनाते हैं, और फिर अपने आप को वो कहते हैं कि वो गरीबों के खैर ख्वाह हैं। मैंने कल भी एक मिसाल दी थी कि एक जमालदीन का आदमी जिसने एक अपनी ज़मीन के ऊपर वो मकान बना रहा था और पूरा इंतज़ामिया वहाँ पहुँच गया। कोई कहता है ये स्टेट लैंड है, कोई कहता है ये फॉरेस्ट लैंड है, और उसको वहाँ टीन नहीं डालने दिया अपना जो उसने झोंपड़ी बना रहा था वो। लेकिन ये बेईमान सियासतदान जो हैं, इन्होंने न केवल सरकारी ज़मीनें बल्कि रोशनी के तहत इन लोगों ने ज़मीनें पहले घेरी, कब्ज़ा, गैर कानूनी कब्ज़ा किया। क्या इन लोगों को सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है, मैं पूछना चाहता हूं। कहते हैं हमने रोशनी के तहत लॉट कराई। अरे रोशनी के तहत तो लॉट तब हुई जब आपने गैर कानूनी वहां कब्जा किया। वो आपका इंटेंशन जो है वो उससे साफ नजर आती है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। और रोशनी स्कीम फ़ायदा उन गरीब लोगों को मिलना चाहिए था जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। उनको फ़ायदा देने के बजाय आपने खुद कब्जे किए। करोड़ों रुपए की ज़मीनें आपके पास कस्बों में हैं, और उसके बावजूद भी आप करोड़ों रुपए की ज़मीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने अब ये अपने नाम करवा लिया, मैं अपने भाई के नाम करवा ली है। ये वो लोग हैं, ये शराब के ठेके इन लोगों ने खोले हुए हैं। अपने आप को सियासतदान कहते हैं। जो सियासतदान क्या नशाखोरी के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाते रहे, मैराथन कराते रहे, और खुद शराब खाने खोले हैं उन लोगों ने। लानत मारता हूं मैं ऐसे सियासतदानों को। लोगों को उनको नंगा करना चाहिए, बीच चौराहे के ऊपर नंगा करना चाहिए ऐसे लोगों को। म्युनिसिपैलिटी की दुकानें इन लोगों ने अलॉट कराई अपने नाम के ऊपर, जो गरीब लोगों को मिलनी चाहिए थी, जिनके पास रहने के लिए नहीं है, गुजारा करने के लिए कोई नहीं है, ताकि वो भी अपने परिवार का पालन पोषण करें। इतने भ्रष्ट लोग हैं, इतने भ्रष्ट लोग, और आप पार्टियों में छलांग लगा के ये कहते हैं कि हमारा कुछ बन जाएगा। लोगों को असली चेहरा जब आपका देखेंगे तो थूकेंगे आपके ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप लोग ये जो है इन लोगों के साथ विश्वासघात करते रहे, अपने घर भरते रहे, और लोगों को आपने जो है वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज ही नहीं किया। एक हमारे इलाके में एक दलित बस्ती में जो है रास्ता बनना था, मुझे दुख होता है। पूरा इंतज़ामिया उधमपुर का चला गया, उन्होंने वो रास्ता जो है वो नहीं बनाने दिया, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनका रास्ता नहीं बन सकता है। काचराई लैंड थी, उसको कहा ये फॉरेस्ट की लैंड है, आप नहीं बना सकते। शामलाट लैंड थी, उसको कहा ये फॉरेस्ट की लैंड है, आप नहीं बना सकते। लेकिन उसी उधमपुर के इंतज़ामिया ने एक एमएलए को वहाँ आदर्श कॉलोनी में
एक बंगला बनाने की इजाजत दे दी ग्रीन जोन के अंदर। ऐसे अधिकारियों को और ऐसे नेताओं को मैं कहता हूं चौराहे पे खड़ा करके उनको जूते मारने चाहिए। हर्ष जी, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिस तरह से भाजपा की अगर हम बात करेंगे, भाजपा पार्टी व भाजपा के जितने भी नेता हैं अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, अभिजीत सिंह जसरोटिया जो कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं, कश्मीर में जाकर के वो कहते हैं कि अफजल गुरु को जो फांसी दी गई थी कांग्रेस के समय में, वो फांसी नहीं, वो उनका मर्डर किया गया था। कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या कहना है, कौन आदमी है इसको तो मैं जानता नहीं हूँ जिसका आपने नाम लिया है, लेकिन अगर बीजेपी का है तो बीजेपी का चेहरा तो आपके सामने है। तो कार्रवाई कोई देखने को नहीं मिली। देखते हैं वक्त देख के और जगह देख के बयान उनका बदल जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पहले से लोग करते रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। अब समझना होगा लोगों को कि इनका असली चेहरा, असली चरित्र इनका क्या है। जिस दिन लोग समझ जाएंगे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये भी कहीं उसी का वो तो नहीं था कि जिस तरह से भाजपा कहती कि अब की बार 50 पार, क्योंकि यहाँ पे तो 43 हैं, तो 7 सीटें वहाँ से लेनी, तो कश्मीरी को भी खुश करना है। देखिए, उनका तो मकसद ही ये है कि किसी न किसी तरीके से सीटें निकालो, लोगों का कुछ हो ना हो, लेकिन उनको जो है वो सत्ता चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। लोगों को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया पिछले 7-8 वर्षों में, 4 या 5 बार बीजेपी ने लोगों से वोट हासिल किए, एमपी में लिए, एमएलए में लिए, फिर एमपी में लिए, बीडीसी डीडीसी में लिए, और फिर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। हर इलेक्शन में वही वादे किए जाते हैं, वही नारे दिए जाते हैं, वही लारे लोगों को दिए जाते हैं, और जब इलेक्शन हो जाती है तो सब भूल गए होते हैं। अब इलेक्शन आने वाली है तो प्रधानमंत्री महोदय का दौरा भी यहाँ बन गया है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद लोगों को भुला दिया जाता है। यही इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लोगों को अब समझना होगा कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए लड़ना चाहता है, कौन उनके लिए खड़ा था, कौन उनके लिए खड़ा है। जिस दिन लोग ये बात समझ जाएंगे उस दिन तमाम समस्याओं का समाधान उनका होगा। हर्ष जी, सड़कों पे कब से दिखेंगे? कल भी हमारा एक धरना है, और कल आपको भी न्योता देते हैं हम कि आइए हम, क्योंकि डेली वेजर जो हैं उनका नई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पिछले कल ही आया हूँ इलाके का दौरा करके, और कल हमारा फिर सड़कों के ऊपर है। डेली वेजर के हक़ में होगा, एनएचएम के कर्मचारियों के हक़ में होगा, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मनरेगा के कर्मचारी हैं, और एनवाईवी हैं, एनवाईसी है, कहाँ कहाँ हम गिनती करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं जिनको इस सरकार ने लगाया था हमारे बाद, उनको नहीं पक्का किया। किस बैनर के नीचे? हर्षदेव जहाँ खड़ा हो जाता है उसको बैनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं पड़ती। तो सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? आम जनता को ये कहूँगा कि सच्चाई को पहचानिए है, असलियत को पहचानिए। आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है? अभी तो बहुत तजर्बा हो गया है। अगर अब हम अभी भी सबक नहीं लेंगे तो फिर आने वाले वक्त में फिर लोग जो हैं, यही मायूसी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ये समझ जाइए कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ अपनी खातिर जो है वो सियासत में आया है, कुर्सी की लड़ाई कौन कर रहा है और लोगों के लिए कौन लड़ रहा है। इस बात की पहचान करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें आने वाले वक्त में अपने भविष्य को संभालना है तो। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं फज़मा डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।